सो हेलो। हेलो बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 यानी SCRA। और ये CS पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 क्या है, और इस एक्ट में जो सबसे पहले इस एक्ट को समझने से पहले हमें एक लेजिस्लेशन किसी भी लॉ को अगर हम पढ़ें तो सबसे पहला पॉइंट हमें यह समझना चाहिए कि उसका उस लॉ के पीछे मिसचिफ या उस रीज़न क्या था कि लेजिस्लेचर को और इस केस में पार्लियामेंट को वो लॉ लेके आना हुआ। बच्चों, इससे पहले कि हम स्टॉक एक्सचेंज और उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स जिसको कि ये रेगुलेट करता है SCRA एक्ट, हम एक बैकग्राउंड को समझें कि किस कंडीशंस में ये SCRA एक्ट को पास किया गया। उससे पहले कि कौन सा लेजिस्लेशन था और क्या कोई उससे पहले लॉ था इंडिया में जिसके बाद में इस लॉ को लाया गया। बच्चों, इंडिया में सिक्योरिटीज़ ट्रांजेक्शन्स का स्टार्ट हुए या स्टॉक मार्केट में डीलिंग स्टार्ट हुई 1850s के टाइम में। उस वक्त आप इस चीज़ को ध्यान में रख करके इसको सुने इस बात को कि उस वक्त इंडिया जो था वो ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट था और यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज चल रहा था। तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन जो यूरोप और इंग्लैंड में हो रहे थे उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी आया और कुछ लोगों ने मिलकर के 1850s में यहाँ पर भी स्टॉक मार्केट या एक शेयर्स की ट्रेडिंग स्टार्ट करी। आफ्टर 20 ईयर्स और सो 1875 में इस ग्रुप ने एक फॉर्मल एक एसोसिएशन बनाई जिसका नाम था नेटिव शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। बाद में इसी का नाम बदल करके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया। उस टाइम से लेकर के 1925 तक कोई ऐसा लेजिस्लेशन नहीं था जो स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करता था। ये आपस में एसोसिएशन थी, इनके अपने रूल्स थे जो प्रोसेस और सेटलमेंट का या जो भी आपस में मैटर्स थे जिसको रिजॉल्व करने का प्रोसीजर यूरोप में और इंग्लैंड में जो ब्रिटिश रूल में चल रहा था वही एसोसिएशन फॉलो कर रही थी। 1925 में जाके एक बॉम्बे सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल एक्ट पास हुआ था 1925 में। उस एक्ट के बाद में 1950 तक, जब तक भारत एक रिपब्लिक बना, कोई एक्ट इसके अलावा था नहीं। आज़ादी के बाद में, इंडिपेंडेंस के बाद में 1950 में एक कमेटी सरकार ने बनाई और उस कमेटी ने सिक्योरिटीज़ मार्केट से रिलेटेड अपने सजेशंस दिए। गोरवाला कमेटी थी और उस कमेटी के सजेशंस के ऊपर सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 बनाया गया। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि उस वक्त ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं था जो स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करता हो, रेगुलेट करता हो। इस एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है, जो हम आगे इस ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि सबसे पहले कि इस ऑब्जेक्टिव क्या था इस एक्ट का, तो इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव भी यही था कि टू प्रिवेंट अनडिजायरेबल ट्रांजेक्शंस। जो ऑब्जेक्टिव हम यहाँ देख रहे हैं कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट इज टू प्रिवेंट अनडिजायरेबल ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज बाय रेगुलेटिंग द बिजनेस ऑफ डीलिंग देयर इन। सिक्योरिटीज़ में जो भी डीलिंग थी, जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे थे, उन ट्रांजेक्शन को रेगुलेट करना और अनडिजायरेबल ट्रांजेक्शन्स को प्रिवेंट करना। सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 जो मेजर जो जिन चीज़ों से डील करता है वो है इसका प्रोसेस ऑफ रिकॉग्निशन एंड कंटिन्यूड सुपरविजन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, कॉन्ट्रैक्ट इन सिक्योरिटीज़ को डील करता है, एंड लिस्टिंग एंड डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। ये पूरा एक्ट जो है इन प्रोविजंस जो है उसके ये इन पॉइंट्स को कवर करते हैं। द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट हेड्स। अब कौन कौन से डिफरेंट हेड्स हैं जिनमें कंप्लीट एक्ट को आप, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपको याद रहे उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको
मैंने इसमें फर्दर डिवाइड किया हुआ है कि डेफिनेशन सेक्शन 2 में कवर होती है आपका रिकॉग्निशन एंड ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड इट्स विड्रॉल। सेक्शन 3 to 5 है। सेक्शन 3 में एप्लीकेशन है किस तरह से स्टॉक एक्सचेंज में को रेगुलेट और रिकॉग्नाइज कराने के लिए आपको एप्लीकेशन देनी है। 4 में आपका रिकॉग्निशन होगा और 5 में विड्रॉल, यानी गवर्नमेंट चाहे तो अगर वो रिकॉग्निशन को विड्रॉ भी कर सकती है। सेंटर पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेबी और स्टॉक एक्सचेंजेस, इनकी पावर्स जो है वो सेक्शन 6 to सेक्शन 12A तक है। कॉन्ट्रैक्ट्स इन सिक्योरिटीज़, जो सिक्योरिटीज़ में तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनका उन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में सेक्शन 13 to सेक्शन 16 में है। लाइसेंसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ ये सेक्शन 17 to 20 है। लिस्टिंग एंड डी लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ ये आपकी सेक्शन 21 में कवर हो जाते हैं। अपील यानी अपील प्रोसीडिंग्स सेक्शन 22 में एंड पेनल्टीज़, अपील आपके सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल सेट के अंदर आप अपील कर सकते हैं एंड फॉर एनी ग्रीवेंसेस के लिए। ये मेजर क्लासिफिकेशन है ये एक्ट का। एक्ट बड़ा नहीं है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। द प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट डू नॉट अप्लाई, जो प्रोविज़न्स हैं ये या एक्ट के वो इन एंटिटीज़ पर यानी कि गवर्नमेंट पर, आरबीआई पर, एनी लोकल अथॉरिटी पर, एनी कॉरपोरेशन सेटअप बाय स्पेशल एक्ट and any convertible bond, share warrant और any option or right in relation thereto, इसके रिलेशन में जो भी आपका ऑप्शंस और राइट्स हैं उनके ऊपर ये एक्ट, इसके बारे में डिटेल में हम आगे एक्ट में भी पढ़ेंगे। ये कॉर्पोरेटाइजेशन इस एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था 2004 में। 4 के अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कॉर्पोरेटाइजेशन को इस SCRA में इंट्रोड्यूस किया गया था। उससे पहले स्टॉक ब्रोकर्स जो थे वो जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मेंबर्स थे वही स्टॉक एक्सचेंज में एज ए ब्रोकर काम कर रहे थे। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज सम डेफिनेशंस। जैसा मैंने बताया कि SCRA एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2004 में कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन का कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। उससे पहले स्टॉक एक्सचेंजेस एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन या एक सोसाइटी के रूप में काम कर रहे थे जिसमें जो ब्रोकर्स उसके एसोसिएशन में मेंबर्स होते थे और वही ओनर भी होते थे और वो ब्रोकर्स भी हुआ करते थे। 2004 के अमेंडमेंट एक्ट में गवर्नमेंट ने इसमें कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया हुआ था कॉर्पोरेटाइजेशन का। और अब कॉर्पोरेटाइजेशन क्या चीज़ है? अच्छा, कॉर्पोरेटाइजेशन का मतलब है कि एक जनरल टर्म में देखें तो कॉर्पोरेटाइज करना यानी किसी एंटिटी को कॉर्पोरेटाइज कर देना, ये कॉर्पोरेटाइजेशन है, एक प्रोसेस टू कॉर्पोरेटाइज समथिंग। अब ये तो अपने आप में एक इनसफिशिएंट सी डेफिनेशन है। कॉर्पोरेटाइज करने से पहले हमें समझना होगा कि कॉर्पोरेशन या कॉर्पोरेट की डेफिनेशन क्या है। क्या एक सोसाइटी कॉर्पोरेट है? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट? व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट? अगर सेक्शन 2 क्लॉज 11 ऑफ कंपनीज एक्ट में अगर हम देखें 2013 में, तो वो एक इंक्लूसिव डेफिनेशन बताता है और उसमें डेफिनेशन ये है कि बॉडी कॉर्पोरेट क्या है कि एनी कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। सो टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट वी हैव टू फाइंड द जनरल डेफिनेशन। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट? कॉर्पोरेट एक जैसे पार्टनरशिप, आपको पता है पार्टनरशिप फर्म एक कॉर्पोरेट नहीं है। क्या ट्रस्ट एक कॉर्पोरेशन है? क्या सोसाइटी एक कॉर्पोरेशन है? सोसाइटी भी एक रजिस्टर्ड, सोसाइटीज रजिस्टर्ड एक्ट 1860 में रजिस्टर्ड होती है। तो इनफैक्ट व्हाट इज़ कॉर्पोरेट? जो कॉर्पोरेट का मतलब ये नहीं कि खाली कंपनी बना दिया तो कॉर्पोरेट होगा। डेफिनेशन अपने आप में अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि आपने किसी को कंपनी बना दिया तो उसको आपने कॉर्पोरेट कर दिया, लेकिन ये एक प्रोफेशनल डेफिनेशन नहीं होगी। कॉर्पोरेट का मतलब हो गया है ऐसी एंटिटी जिसमें सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स हों, जो कि कंपनी की डेफिनेशन में हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें हो। वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे कि जैसे वो सेपरेट लीगल एंटिटी होना चाहिए, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, उस एंटिटी की अपनी एक अलग एग्जिस्टेंस है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, परपेचुअल सक्सेशन है,
उसका कॉमन सील है, वो अपने नाम से प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकती है, एंड इट कैन सीव एंड कैन बी सीव्ड। जिस एंटिटी में ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो कॉर्पोरेट कहलाएगी। तो कॉर्पोरेटाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि सिंपली हमने ये कहा कि उस एंटिटी का, कॉर्पोरेटाइजेशन का मतलब हुआ प्रोसेस टू कॉर्पोरेटाइज एन एंटिटी। यहाँ पे सेक्शन क्या कहता है, सेक्शन 2AA कि कॉर्पोरेटाइजेशन मीन्स द सक्सेशन ऑफ ए रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे जो कॉर्पोरेटाइजेशन की बात हो रही है वो एक रेफरेंस में बात हो रही है किसके, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। गवर्नमेंट ने उस वक्त जो स्टॉक एक्सचेंज थे वो एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन थे, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल थे, या वो सोसाइटी के रूप में थे। द प्रोसेस टू मेक दीज एंटिटीज ए कॉर्पोरेट, तो उस रेफरेंस में यहाँ पे कॉर्पोरेटाइजेशन वर्ड का यूज हुआ है। तो कॉर्पोरेटाइजेशन मीन्स द सक्सेशन ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बीइंग ए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और ए सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 by another stock exchange being a company incorporated for the purpose of assisting, regulating and controlling the business of buying, selling and dealing in securities carried on by such individual or society. दैट मीन्स सिंपल कि एक स्टॉक एक्सचेंज गवर्नमेंट जो ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज काम कर रहा था एसोसिएशन ऑफ पर्सन के रूप में, जहाँ पर क्या कि कुछ लोग मिलकर के एक एसोसिएशन थी जो उसके मेंबर भी थे, ऑनर भी थे, और साथ साथ में वो उस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एज ए ब्रोकर भी काम करते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि द प्रोसेस क्या किया कि इन जो एओपी थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, इसको कहा कि अब आपको इसको एज ए कॉर्पोरेट बनाना है, यानी और इसके लिए क्या करना होगा कि एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाए, और वो कंपनी इस एग्जिस्टिंग जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, एओपी है, उस एंटिटी का बिजनेस को टेक ओवर कर ले। ये द प्रोसेस था कॉर्पोरेटाइजेशन का। सिंपली क्या हुआ कि एक एग्जिस्टिंग रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है, उस रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को ये बिजनेस को एक नई एंटिटी बनी एज ए कंपनी के रूप में। कंपनी एक्ट 1956 में ये रजिस्टर्ड हुई, और उसने एग्जिस्टिंग जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज था उसके काम को, उसके बिजनेस को टेक ओवर किया। द पर्पस यहाँ पे याद रखना है आपको, ARC यानी असिस्टिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज। दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन। सेक्शन 2AA आपको लिखते समय में अपनी लैंग्वेज में लिखना है इसको। फॉर एग्जाम्पल, ABC स्टॉक एक्सचेंज सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 was a recognized stock exchange. To corporatize this entity, a company, उसी नाम से एक कंपनी बन गई ABC स्टॉक एक्सचेंज प्राइवेट लिमिटेड। अब आगे क्या हुआ कि जिस कंपनी थी ASEL यानी कि ABC स्टॉक एक्सचेंज प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी ने उस स्टॉक एक्सचेंज के काम को टेक ओवर कर लिया, और इस तरीके से जो स्टॉक एक्सचेंज उस वक्त जो रन हो रहा था उस रन को कॉर्पोरेटाइज कर दिया गया। यानी कि ये नहीं था कि उसको बंद कर दिया, बल्कि दूसरी जो एक कंपनी बनी उस कंपनी ने उसके बिजनेस को टेक ओवर कर दिया। इससे रिलेटेड जो वर्ड इन SCRA में 2004 अमेंडमेंट एक्ट के साथ में ऐड हुआ था वो था कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन। डीम्यूचुअलाइजेशन का मतलब ये था, उससे पहले समझें हम म्यूचुअलाइजेशन। म्यूचुअलाइजेशन का मतलब हो गया इंटीग्रेशन, कि इंटीग्रेशन इन सेंस, यहाँ पर जिस सेंस में इंटीग्रेशन का मतलब हो गया आपका जो ऑनरशिप के साथ साथ आपका ट्रेडिंग जो राइट्स थे वो दोनों एक ही, जैसे पार्टनरशिप में एक आपकी ऑनरशिप भी रहती है, और ऑनरशिप के साथ साथ जो राइट्स एंड लायबिलिटीज़ होती हैं पार्टनर फर्म की, वो दोनों एक ही पर्सन में, पार्टनर में वेस्टेड होती हैं। गवर्नमेंट ने यहाँ पे डीम्यूचुअलाइजेशन इसलिए किया कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अब जो ऑनरशिप और मैनेजमेंट है और जो ब्रोकर्स हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ऑनरशिप के साथ साथ ब्रोकरिंग का काम भी कर रहे थे, उन दोनों के फंक्शंस को अलग अलग कर दिया। अब ऑनरशिप एक अलग मैनेजमेंट के पास रहेगी, और जो ट्रेडिंग राइट्स होंगे वो एक अलग पर्सन के पास। दैट वाज कॉल्ड ए डीम्यूचुअलाइजेशन प्रोसेस। डीम्यूचुअलाइजेशन सेक्शन 2AB में कवर है। एंड what the definition of demutualization?
Demutualization means the segregation of ownership and management from trading rights of the members of a recognized stock exchange in accordance with a scheme approved by the SEBI. और ये स्कीम एक स्कीम उस स्टॉक एक्सचेंज को एक स्कीम बनानी थी जो कॉर्पोरेटाइजेशन और डीम्यूचुअलाइजेशन के कंसेप्ट को इनकॉर्पोरेट कर रखा था उसने। ऐसी स्कीम बना करके उस सेबी के पास में प्रेजेंट करनी थी, सेबी उसको अप्रूव करके इस डीम्यूचुअलाइजेशन और कॉर्पोरेटाइजेशन प्रोसेस को स्टार्ट। तो अब है आपका डेरिवेटिव्स, सेक्शन 2 क्लोज AC। डेरिवेटिव्स, तो डेरिवेटिव अपने आप में एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके वैल्यू जो होगी वो उसके अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करती है। यानी अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू अगर अप और डाउन होगी तो उसी तरीके से जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट होगा उस डेरिवेटिव प्रोडक्ट की भी वैल्यू अप और डाउन होगी। जैसे आप डेफिनेशन क्या कहती है इसकी कि ए सिक्योरिटी derived from a debt instrument, share loan, whether secured or unsecured, risk instrument or contract for differences or any other form of security, a contract which derives its value from the price or index of prices of underlying securities, commodity derivatives and such other instrument as may be declared by the सेंट्रल गवर्नमेंट। अब डेरिवेटिव जो होता है आपके, फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्वैप्स, ये सब डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं। जैसे आपका स्टॉक ऑप्शंस में अगर आप लेते हैं इन्फोसिस का, अगर एक ऑप्शन है आपके पास में कॉल ऑप्शन हुआ, तो इन्फोसिस के जो शेयर होगा उस इन्फोसिस के शेयर्स की प्राइस के ऊपर, इन्फोसिस की शेयर्स की प्राइस के बेस पर जो डेरिवेटिव उसका होगा, यानी कि जो कॉल ऑप्शन है मान लीजिए, उस कॉल ऑप्शन की प्राइस अप और डाउन होगी। डिपेंड करता है कि इन्फोसिस प्रोडक्ट की, इन्फोसिस के स्टॉक की प्राइस अप और डाउन हो रही है। इस तरीके से एक फ्यूचर आपने आप लिया किसी भी एक सिक्योरिटी का, किसी भी स्टॉक का आपने लिया, ICICI बैंक का लिया, तो वो फ्यूचर जो होगा ICICI बैंक का वो जिसका अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट है वो स्टॉक है ICICI बैंक का, तो इस केस में जैसे ICICI बैंक का स्टॉक ऊपर या नीचे जाएगा, फ्यूचर की प्राइस भी जो होगी वो उसी प्रोपोर्शन में ऊपर या नीचे जाएगी। डिपेंड करता है कि आपका अंडरलाइंग जो सिक्योरिटी है वो उसके प्राइस का मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है। इंडेक्स ऑप्शंस होते हैं, निफ्टी ऑप्शंस, निफ्टी के फ्यूचर्स होंगे, करेंसी और फ्यूचर्स होते हैं आपके। इसी तरीके से कमोडिटी फ्यूचर्स, कमोडिटी प्रोडक्ट डेरिवेटिव्स हो गए, वो आपके कमोडिटी फ्यूचर्स हो गए, लाइक कॉटन फ्यूचर्स और एट्सेट्रा। अभी हम कमोडिटी डेरिवेटिव्स आगे हम पढ़ेंगे। तो जो ये डेरिवेटिव्स हैं वो डेरिवेटिव्स क्या होगा, वो प्रोडक्ट्स, वो कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए जिनकी प्राइस का मूवमेंट उसकी अंडरलाइंग जो सिक्योरिटी है या इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये एक स्टॉक ही हो, स्टॉक ऑप्शन है, इसके अलावा कुछ भी हो, और भी हो सकता है, डेट इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, करेंसी भी हो सकती है, और भी कई इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। कई ऐसे जिनको ओवर द मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनकी प्राइस, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जिनकी प्राइस जो है एक इनफॉर्मल मार्केट इंस्ट्रूमेंट पे भी डिपेंड करती है। कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं।